नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, कब झूठ बोल रहा है या उसके इरादे क्या हैं? हम आपको बताएंगे दूसरों के व्यवहार और हाव भाव को कैसे पढ़ा जाए, उनके मन की बात को कैसे समझा जाए और खुद को कैसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। आने वाले फुल वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ा जाए, कैसे झूठ और धोखे को पहचाना जाए, कैसे किसी की बातों से उसके इरादों को समझा जाए और कैसे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। यह वीडियो आपको सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। पूरा वीडियो जरूर देखें और अंत में अपनी राय जरूर साझा करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि अंत में हम एक ऐसा अभ्यास बताएंगे जो आपके विश्लेषण कौशल को पूरी तरह बदल सकता है। सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसे ही मनोविज्ञान आधारित वीडियो पाएं। परिचय, इंट्रोडक्शन। सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी, हाउ टू एनालाइज पीपल। लोगों का विश्लेषण कैसे करें। हाउ टू एनालाइज पीपल का उद्देश्य यह है कि आम इंसान यह सीख सके कि सामने वाले व्यक्ति के शब्दों, हाव भाव, आवाज और शारीरिक संकेतों को पढ़कर उसके सोचने के तरीके, भावना, मंशा और व्यवहार को कैसे समझा जाए। क्यों यह ज्ञान जरूरी है? हम हर दिन अलग अलग लोगों से मिलते हैं, घर पर, ऑफिस में, बाजार में या सोशल मीडिया पर। लेकिन हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सामने वाला क्या सच बोल रहा है, क्या वह हमें पसंद करता है, क्या वह भरोसे के लायक है या नहीं, या उसके शब्दों के पीछे कोई छिपा हुआ इरादा है। यह हमें सिखाती है कि किसी के चेहरे के भाव, आंखों के संपर्क, हाथों के इशारे, बैठने खड़े होने के तरीके और आवाज की टोन से उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को कैसे पहचाना जाए। इसका लाभ क्या है? एक, रिश्तों में पारदर्शिता। जब आप किसी के भाव और मन की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं तो झगड़े, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी कम हो जाती है। आप जान पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति सच में क्या सोच रहा है। 2, कामकाज और पेशेवर जीवन में सफलता। यदि आप किसी क्लाइंट, कलीग या बॉस के इरादों को सही से समझ लें तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप जान पाएंगे कि कौन भरोसेमंद है, कौन आपको प्रभावित करना चाहता है या कौन आपकी बात में रुचि रखता है। 3, धोखा और चालाकी से बचाव। कई बार लोग अपने निजी फायदे के लिए मीठी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं या हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे उनके झूठ या असली मंशा को पहचानें। 4, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं तो आपके संवाद में स्पष्टता आती है, आपका डर कम होता है और आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। क्या यह केवल विशेषज्ञों के लिए है? नहीं। यह ज्ञान किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, गृहिणी हो, नौकरी पेशा हो या व्यापारी, इसे सीख सकता है। यह एक अभ्यास करने वाली कला है जिसे समय और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। यह किस किस विषय को छूती है? मानव व्यवहार के पीछे की मनोविज्ञान, चेहरे और आंखों की भाषा, हाथ, पैरों और शरीर की हरकतें, आवाज की टोन और उसकी विविधताएं, झूठ, धोखा और उसे पहचानने के संकेत, दूसरों के व्यवहार की नकल करना और उसका अर्थ, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और उससे बचाव। निष्कर्ष। परिचय अध्याय हमें यह आधार देता है कि यदि हम दूसरों के व्यवहार को गहराई से समझना सीख लें तो हम अपने जीवन में अधिक सजग, समझदार और सुरक्षित बन सकते हैं। यह एक साधन है जो हमारे भीतर के निरीक्षणकर्ता को जागरूक करता है, जिससे हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर समझ सकते हैं। अध्याय 1, मानव व्यवहार मनोविज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। यह अध्याय मानव व्यवहार के पीछे छिपे मानसिक तंत्र को समझने का पहला कदम है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका बोलने का तरीका, हाव भाव, निर्णय लेने की शैली या प्रतिक्रिया, तो हमें जो दिखाई देता है वह सिर्फ बाहरी परत होती है। लेकिन उस परत के पीछे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं जो उस व्यक्ति के व्यवहार को आकार देती हैं। एक अव्यवहार केवल बाहरी क्रिया नहीं है। किसी का हंसना, गुस्सा करना, चुप रह जाना या आंखें चुराना
यह सब बाहरी तौर पर नजर आता है, लेकिन यह व्यवहार एक आंतरिक सोच, भावनात्मक अनुभव और पुराने अनुभवों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार हंस रहा है लेकिन वह अंदर से दुखी है। कोई व्यक्ति गुस्से में चिल्ला रहा है लेकिन भीतर डर बैठा हुआ है। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि जब तक हम व्यक्ति के भीतर चल रहे भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को नहीं समझते, तब तक हम उसके व्यवहार की सच्ची व्याख्या नहीं कर सकते। 2. बचपन का प्रभाव। हमारा बाल्यकाल हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके की नींव रखता है। यदि किसी बच्चे का बचपन प्यार और सुरक्षा भरा रहा हो, तो वह बड़ा होकर आत्मविश्वासी, शांत और सहयोगी बनता है। लेकिन यदि बचपन में उपेक्षा, डर या तिरस्कार का सामना किया हो, तो वही व्यक्ति आगे चलकर संदेहशील, चिड़चिड़ा या अंतर्मुखी बन सकता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि उसके बचपन का अनुभव उसके आज के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहा है। 3. भावनाओं की भूमिका। हर इंसान किसी भी स्थिति में पहले महसूस करता है, फिर सोचता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। भावनाएं जैसे डर, खुशी, शर्म, गुस्सा, ईर्ष्या या प्यार, ये सब हमारे निर्णय और व्यवहार पर सीधा असर डालती हैं। उदाहरण, अगर किसी को बार बार अपमानित किया गया हो, तो वह हर हल्की आलोचना पर भी रक्षात्मक हो सकता है, चाहे वह बात गंभीर न हो। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि यदि हम किसी के भावनात्मक इतिहास को समझें, तो हम उसकी प्रतिक्रियाओं की गहराई तक जा सकते हैं। 4. अनुभव और स्मृतियां। हर व्यक्ति की सोच और प्रतिक्रिया उसके जीवन में हुए अनुभवों पर आधारित होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति में बार बार धोखा खा चुका है, तो वह उसी प्रकार की स्थिति में आगे भी सतर्क या भयभीत रहेगा। यदि किसी ने सहयोग और प्रशंसा के अनुभव पाए हैं, तो वह दूसरों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। यही कारण है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि उनके अनुभव अलग होते हैं। 5. निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि व्यवहार का विश्लेषण सही नहीं हो सकता। केवल आंखों से देखकर, बोलचाल सुनकर या हावभाव देखकर निर्णय लेना अधूरा है। हमें यह समझना जरूरी है कि व्यक्ति के जीवन के अनुभव क्या रहे हैं, उसके भीतर कौन सी भावनाएं सक्रिय हैं, और उसने क्या सीखा है। यदि हम व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझना सीख जाएं, तो हम दूसरों को अधिक गहराई और संवेदनशीलता से देख सकते हैं। अध्याय 2. किसी व्यक्ति का विश्लेषण क्यों करें? Why to analyze person? इस अध्याय का उद्देश्य यह समझाना है कि दूसरों के व्यवहार और मनोदशा को गहराई से समझना क्यों आवश्यक है, और यह कैसे हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में मददगार साबित होता है। जब हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं, तो हम केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके इरादे, सोच और अंदरूनी स्थिति को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक इरादों को पहचानना जरूरी क्यों है? हर व्यक्ति जो कुछ कहता है या करता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य साफ भी हो सकता है या छिपा हुआ भी। कोई आपकी मदद कर रहा है, लेकिन क्या उसका उद्देश्य वास्तव में मदद करना है या बदले में कुछ चाहना? कोई आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन क्या वह सच है या केवल आपके भरोसे को जीतने का तरीका? यदि आप दूसरों के इरादों का विश्लेषण करना सीख जाएं, तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। 2. मनोदशा और भावनाओं को पढ़ने की ताकत। हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, वही वह महसूस भी कर रहा हो। कोई व्यक्ति मुस्करा रहा है, लेकिन अंदर से दुखी है। कोई सामान्य बोल रहा है, लेकिन गुस्से में है। यदि आप व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, जैसे तनाव, दुख, क्रोध, खुशी, को उसके हाव भाव, आवाज या आंखों से पढ़ना सीख जाएं, तो आप अधिक सहज और सटीक संवाद कर सकते हैं। 3. सोचने की शैली को समझना। हर व्यक्ति की सोचने की शैली अलग होती है। कोई तार्किक होता है, कोई भावनात्मक, कोई जल्दबाज और कोई सतर्क। जब आप किसी के सोचने के तरीके को समझते हैं, तो आप उससे उसी भाषा और शैली में संवाद कर सकते हैं। इससे आप न केवल गलतफहमियों से बचते हैं, बल्कि दूसरों का भरोसा भी जीतते हैं। 4. धोखे, हेरफेर और मैनिपुलेशन से बचाव।
दुनिया में कई बार लोग हमें अपने फायदे के लिए भ्रमित करते हैं या हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई झूठ बोल रहा हो परंतु बड़ी आत्मविश्वास से कह रहा हो, या कोई मीठी बातें कर रहा हो लेकिन अंदर से आपके खिलाफ हो। व्यक्तिगत विश्लेषण की कला हमें यह पहचानने की शक्ति देती है कि कब कोई झूठ बोल रहा है, कब कोई कुछ छिपा रहा है और कब हमें सतर्क रहना चाहिए। 5. बेहतर संवाद और संबंध। जब आप किसी की स्थिति, भावनाओं और सोच को सही ढंग से समझ लेते हैं, आप उस व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करते हैं। आप उसे सुनते भी हैं और समझते भी हैं। नतीजा यह होता है कि आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं और आप संघर्षों से बचते हैं। विश्लेषण केवल समस्या से बचाव नहीं, बल्कि सकारात्मक और गहरे रिश्ते बनाने में भी मदद करता है। 6. स्वयं का विकास। जब आप दूसरों का विश्लेषण करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी ही आदतों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी पहचानने लगते हैं। आप अधिक सजग हो जाते हैं। आप झूठ और असत्य से दूर रहना सीखते हैं। आप अपने भीतर नियंत्रण और संतुलन लाना सीखते हैं। निष्कर्ष। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि दूसरों का विश्लेषण करना केवल उनकी कमजोरी जानने के लिए नहीं, बल्कि सजग और संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है। जब हम किसी व्यक्ति की हरकतों, शब्दों, संकेतों और व्यवहार के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगते हैं, तब हम अधिक सटीक निर्णय लेते हैं, गलत संबंधों से बचते हैं और उन लोगों के साथ मजबूत संबंध बना पाते हैं जो हमारे लिए सच में महत्व रखते हैं। अध्याय 3. लोगों का विश्लेषक कैसे बने। बिकमिंग एन एनालिस्ट ऑफ पीपल। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को समझने की कला कोई जन्मजात योग्यता नहीं, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे सीखकर और अभ्यास से निखारा जा सकता है। यदि आप सही दिशा में ध्यान दें तो आप भी एक कुशल व्यवहार विश्लेषक बन सकते हैं। एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की शक्ति। लोगों का विश्लेषक बनने की पहली शर्त है ध्यान से देखना सीखना। अधिकतर लोग केवल यह सुनते हैं कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन विश्लेषक यह देखता है कि कोई कैसे कह रहा है और क्या छुपा रहा है। कैसे करें अवलोकन? जब कोई बात कर रहा हो तो केवल उसके शब्दों पर नहीं, उसकी आंखों, चेहरे के भाव, हाथों के इशारे और शरीर की स्थिति पर भी ध्यान दें। क्या वह बात करते समय आंख मिलाता है? क्या वह बार बार अपनी मुद्रा बदलता है? क्या उसकी मुस्कान कृत्रिम लग रही है? ये छोटे छोटे संकेत व्यक्ति की अंदरूनी स्थिति को प्रकट करते हैं। 2. अभ्यास, प्रैक्टिस से बनेगा अनुभव। किसी भी कौशल की तरह व्यवहार विश्लेषण भी अभ्यास से ही आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले लोगों को ध्यान से देखें। पहले यह देखने की कोशिश करें कि उनका व्यवहार किस स्थिति में कैसा होता है। अनुमान लगाएं, फिर पुष्टि करें कि आप सही थे या नहीं। शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन यही गलतियां धीरे धीरे आपकी समझ को तेज बनाती हैं। 3. पूर्वाग्रह से बचें। एक अच्छा विश्लेषक कभी भी पहले से कोई धारणा लेकर किसी को नहीं देखता। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अलग होती है। यदि आप किसी को पहले से ही झूठा या असभ्य मानकर देखेंगे तो आप निष्पक्ष विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। खुला मन, बिना निर्णय के लोगों को देखने की आदत डालें। 4. शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज की समझ विकसित करें। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना विश्लेषक बनने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि आत्मविश्वास कैसे दिखता है, तनाव में शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, झूठ बोलते समय क्या बदलाव आते हैं, असहजता, डर या झिझक के संकेत क्या होते हैं। आप जितनी बार इन संकेतों को देखेंगे और नोट करेंगे, आपकी मनोवैज्ञानिक समझ उतनी ही गहरी होगी। 5. सवाल पूछने और सुनने की कला। कभी कभी किसी का व्यवहार तब ही समझ आता है जब आप सही सवाल पूछते हैं और ध्यान से सुनते हैं। व्यक्ति क्या कह रहा है? क्या वह बात घुमा रहा है? क्या वह ज्यादा सफाई दे रहा है? क्या उसके बोलने में अचानक रुकावट आ रही है? एक विश्लेषक बोलने से ज्यादा सुनता और देखता है। 6. अनुभवों से सीखें, भावनाओं से नहीं बहकें। जब आप लोगों का विश्लेषण करते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर आप बहुत भावुक होकर देखेंगे
तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। विश्लेषक बनने के लिए निष्पक्ष और शांत चित्त रहना जरूरी है। आपका मकसद किसी को जज करना नहीं, बल्कि समझना है। निष्कर्ष: व्यवहार विश्लेषक बनने का रास्ता ज्ञान, अभ्यास और अनुभव से होकर गुजरता है। आपको धीरे धीरे यह आदत बनानी होगी कि आप केवल बातें न सुनें, बल्कि संकेतों को पढ़ें, भावनाओं को महसूस करें और सामने वाले की मानसिक स्थिति को गहराई से समझें। यह अध्याय हमें यह विश्वास देता है कि यह एक सीखी जा सकने वाली कला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पेशा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सचेत अभ्यास और ध्यानपूर्ण अवलोकन से एक कुशल विश्लेषक बन सकता है। अध्याय 4: शारीरिक भाषा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह अध्याय शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज की महत्ता और उसके पीछे छिपे अर्थ को समझाता है। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो वह केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने हाव भाव, मुद्रा, चेहरे के भाव, आंखों की हरकतों, हाथ पैरों की चाल आदि से भी संवाद करता है। शरीर की यह गैर मौखिक भाषा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कई बार शब्दों से कहीं अधिक सच्ची और गहरी होती है। एक शारीरिक भाषा क्या है? शारीरिक भाषा वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और मनोदशा को बिना बोले ही प्रकट करता है। यह संकेत अनजाने में भी निकल सकते हैं। उदाहरण: कोई बात करते समय लगातार नीचे देख रहा है, तो यह शर्म, झिझक या असहजता का संकेत हो सकता है। कोई आपकी तरफ झुककर बात कर रहा है, तो यह रुचि और ध्यान का संकेत है। पीठ सीधी करके बैठना आत्मविश्वास का संकेत है। दो बैठने और खड़े होने की मुद्रा, पोस्चर। शरीर की मुद्रा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास, रुचि और असहजता का पता चलता है। उदाहरण: झुकी हुई पीठ, आत्मविश्वास की कमी या थकान। सीधे खड़े रहना, सजगता, आत्मबल। पीछे की ओर झुकना, दूरी बनाना या अरुचि। आगे की ओर झुकना, रुचि, सहभागिता। 3 हाथों की हरकतें और संकेत। हाथ हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। कुछ सामान्य हाथ के संकेत: खुले हाथ, ईमानदारी, स्वीकार्यता। मुट्ठी बंद करना, तनाव या गुस्सा। बार बार कुछ पकड़ना या मलना, घबराहट। उंगलियों से इशारा करना, नियंत्रण, आक्रामकता। हथेली को दिखाना, विश्वास या समर्पण का भाव। 4 चेहरे के भाव। चेहरा वह आईना है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं सबसे पहले दिखती हैं। मुख्य भावनाएं जो चेहरे से प्रकट होती हैं: मुस्कान, खुशी, आत्मीयता, कभी कभी दिखावा। भौं सिकोड़ना, क्रोध, असहमति या भ्रम। आंखें बड़ी करना, आश्चर्य या डर। होठ दबाना, संयम, झूठ छिपाना, तनाव। 5 आंखों की भाषा, आई बिहेवियर। आंखें मन का दर्पण मानी जाती हैं। महत्वपूर्ण संकेत: आंख मिलाना, आत्मविश्वास, ईमानदारी। लगातार आंखें चुराना, झिझक, झूठ या अपराध बोध। तेजी से पलकें झपकाना, असहजता या तनाव। नजरें टिकाकर देखना, प्रभुत्व, कभी कभी आक्रामकता। 6 पैरों की स्थिति। पैरों की चाल और स्थिति भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को दर्शाती है। जैसे बार बार पैर हिलाना, बेचैनी, अधीरता। पैरों को क्रॉस करना, आत्मरक्षा, असहजता। सीधा और स्थिर खड़ा रहना, आत्मनियंत्रण और विश्वास। 7 स्पर्श, टच और दूरी, पर्सनल स्पेस। किसी के पास आना, कंधे पर हाथ रखना या दूर खड़े रहना, इनका मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है। उदाहरण: पास आकर बात करना, अपनापन, विश्वास। दूर रहना, असहजता, संकोच या अविश्वास। हल्का स्पर्श, सहानुभूति, समर्थन। 8 अशारीरिक भाषा का समग्र विश्लेषण। एक अच्छे व्यवहार विश्लेषक को हमेशा एक संकेत से नहीं, बल्कि कुल मिलाकर व्यक्ति की पूरी स्थिति को देखकर निष्कर्ष निकालना चाहिए। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देख रहा है, लेकिन उसके होठ दबे हुए हैं और हाथ बार बार मुट्ठी बना रहे हैं, तो वह केवल विश्वास नहीं, बल्कि भीतर से गुस्से या तनाव में भी हो सकता है। निष्कर्ष: शारीरिक भाषा एक ऐसी चुप भाषा है जो हमें दूसरों के मन की स्थिति को बिना बोले ही समझने में मदद करती है।
यदि हम इस भाषा को पढ़ना और पहचानना सीख लें, तो हम दूसरों से बेहतर संवाद कर सकते हैं, गलतफहमियों से बच सकते हैं, दूसरों की सच्ची भावना को जान सकते हैं और खुद को भी अधिक सजग बना सकते हैं। अध्याय 5, हाथ के इशारे और भुजाओं के संकेत। हैंड जेस्चर्स एंड आर्म सिग्नल्स। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के हाथों की गतिविधियां उसके मन की स्थिति का गहराई से संकेत देती है। हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे वह घबराहट हो, आत्मविश्वास हो या झूठ बोलने की कोशिश। एक खुले हाथ और हथेली का दिखना। जब कोई व्यक्ति बातचीत करते समय अपनी हथेलियां दिखाता है, तो यह संकेत है कि वह ईमानदार, खुला और भरोसेमंद है। यह शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जब कोई व्यक्ति असहज नहीं होता। 2. मुट्ठी बांधना या हाथों को मोड़ लेना। यदि कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लेता है या अपनी भुजाओं को छाती के सामने क्रॉस कर लेता है, तो यह तनाव, असहमति या खुद की रक्षा करने की भावना का संकेत हो सकता है। 3. भुजाओं को फैलाना या खुला रखना। जब कोई व्यक्ति भुजाओं को खोलकर रखता है या टेबल पर फैला देता है, तो यह आत्मविश्वास, अधिकार और खुलापन दर्शाता है। नेता या प्रभावशाली लोग अक्सर इस प्रकार का हावभाव अपनाते हैं। 4. भुजाओं को शरीर के पास कसकर रखना। यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं को शरीर के पास सिकोड़े रहता है, तो यह असहजता, डर या सामाजिक झिझक का संकेत हो सकता है। ऐसा हावभाव उन लोगों में अधिक देखा जाता है जो नए माहौल में होते हैं या आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। 5. हाथों से चेहरा छूना या बार बार घिसना। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने चेहरे को छूता है, जैसे नाक रगड़ना, कान छूना या ठोड़ी पर हाथ फेरना, तो यह संकेत दे सकता है कि वह घबराया हुआ है या असत्य बोल रहा है। यह तनाव की एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। 6. अंगुलियां चटकाना या बार बार कोई वस्तु पकड़ना। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी अंगुलियां चटकाता है, पेन से खेलता है या अपनी अंगुलियां मेज पर बजाता है, तो यह बेचैनी, अधीरता या बोरियत का संकेत हो सकता है। 7. इशारों में लय और ताल। किसी के हाथों के इशारे जितने संतुलित और लयबद्ध होंगे, वह व्यक्ति उतना ही अधिक नियंत्रित और आत्मविश्वासी माना जा सकता है। उलझे हुए या जल्दी जल्दी हाथों की हरकतें मानसिक बेचैनी का संकेत हो सकती हैं। निष्कर्ष। हाथ और भुजाओं की हरकतें व्यक्ति के अंतर्मन की स्थिति को उजागर करती हैं। इन इशारों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने से हम किसी भी संवाद या मुलाकात में सामने वाले के वास्तविक भाव जान सकते हैं, चाहे वे शब्दों से व्यक्त हों या न हों। यदि इन संकेतों को समझने का अभ्यास किया जाए, तो यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में काफी लाभदायक हो सकता है। अध्याय 6, आंखों और चेहरे के भाव। आई सिग्नल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे इंसान की आंखें और चेहरे के भाव उसके असली विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, चाहे वह व्यक्ति जुबान से कुछ भी कह रहा हो। कई बार शब्दों से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन आंखों और चेहरे के सूक्ष्म संकेत, माइक्रो एक्सप्रेशंस, सच्चाई छुपा नहीं पाते। एक चेहरे के भाव क्या दर्शाते हैं? चेहरा वह पहला स्थान होता है जहां से हम किसी के मूड का अंदाजा लगाते हैं। चेहरे की मांसपेशियों की हल्की सी भी हरकत यह संकेत दे सकती है कि व्यक्ति प्रसन्न है, नाराज है, घबराया हुआ है या असहज महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, मुंह के कोनों का हल्का ऊपर उठना खुशी या संतोष का संकेत। भौहों का सिकुड़ना चिंता या तनाव। जबड़े का कसना गुस्सा या दबा हुआ तनाव। 2 आंखों के इशारे और मूवमेंट। आंखें सबसे ज्यादा ईमानदार होती हैं। जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है या कुछ छिपा रहा होता है, तो उसकी आंखें उसकी स्थिति को उजागर कर देती हैं। लगातार पलकों की झपक घबराहट या असमंजस। आंखों का संपर्क तोड़ना झूठ बोलने या असुविधा का संकेत। आंखें घुमाना या ऊपर देखना कुछ याद करने की कोशिश या झूठ गढ़ना। पुतलियों का फैलना उत्तेजना, आकर्षण या उत्साह। 3 चेहरे के सूक्ष्म भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस। यह बहुत तेजी से आने जाने वाले चेहरे के भाव होते हैं जो मात्र कुछ मिलीसेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। इनमें शामिल हैं अचानक नाराजगी की झलक, डर का संकेत जो व्यक्ति छिपाने की कोशिश करता है,
हल्की सी मुस्कान जो दिखावटी हो सकती है या भीतर की असमति को छिपा सकती है। 4 चेहरे की सजगता और नकली भाव। कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए बनावटी भाव अपनाते हैं, जैसे कि नकली मुस्कान। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि एक असली और नकली मुस्कान में क्या अंतर होता है। असली मुस्कान में केवल होंठ ही नहीं, बल्कि आंखों के कोने भी सिकुड़ते हैं और चेहरे पर संपूर्ण संतुलन बनता है। नकली मुस्कान में आंखें नहीं मुस्कराती और चेहरे का बाकी हिस्सा भावशून्य रहता है। निष्कर्ष। इस अध्याय के अनुसार यदि हम अभ्यास करें और ध्यानपूर्वक लोगों के चेहरे और आंखों को पढ़ना सीखें, तो हम यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है या क्या छिपा रहा है। यह कला हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सचेत, सुरक्षित और समझदार बना सकती है। अध्याय 7, आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। इस बात की गहराई से व्याख्या करता है कि नेत्र संपर्क कैसे हमारे संवाद और रिश्तों की गुणवत्ता को दर्शाता है। आंखों के माध्यम से इंसान अनकहे भाव और मानसिक स्थिति प्रकट करता है, जिसे समझकर हम सामने वाले व्यक्ति की नीयत, भावनात्मक स्थिति और सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 1. आंखों का संपर्क क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब कोई व्यक्ति बिना डरे और लगातार आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो वह दर्शाता है कि वह आत्मविश्वासी है और अपने विचारों में स्पष्ट है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। लगातार नेत्र संपर्क यह दर्शाता है कि व्यक्ति खुला है, कुछ छिपा नहीं रहा और जो कह रहा है उस पर यकीन दिलाना चाहता है। सम्मान, रिस्पेक्ट। संतुलित और सहज आंखों का संपर्क सामने वाले के प्रति सम्मान का भाव दर्शाता है। आक्रामकता, अग्रेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बिना पलक झपकाए आंखों में देखता है, तो यह डोमिनेंस या आक्रामकता का संकेत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले को मानसिक दबाव में डाल सकता है। 2. नजरें चुराना या आंखों से बचना। झिझक, शाइनेस। नजरें चुराना यह दर्शाता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है। झूठ या अपराधबोध, लाइंग और गिल्ट। कोई व्यक्ति अगर बार बार आंखों से नजरें हटा रहा है या आंखें टाल रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। असहजता, डिस्कम्फर्ट। आंखों से बचना कभी कभी यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति उस बातचीत से असहज है या उसे असुरक्षा महसूस हो रही है। 3. सांस्कृतिक अंतर। कुछ संस्कृतियों में, जैसे भारत या जापान, बड़ों की आंखों में देखने को असभ्यता माना जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में यह संवाद का सामान्य और सकारात्मक हिस्सा होता है। 4. आंखों के संपर्क की अवधि। 2-5 सेकंड तक आंखों में देखना आमतौर पर संतुलित और सम्मानजनक माना जाता है। इससे ज्यादा देर देखना कभी कभी आक्रामकता या धमकी की तरह लग सकता है। बहुत कम देर या बार बार नजरें हटाना अविश्वास या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। निष्कर्ष। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि आंखों का संपर्क सिर्फ एक सामान्य हावभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति और इरादों का दर्पण होता है। अगर हम दूसरों की आंखों की भाषा को सही ढंग से पढ़ना सीख जाएं, तो हम बातचीत के दौरान बेहतर समझ, जुड़ाव और निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 8, पैरों और टांगों के संकेत। नॉनवर्बल ऑफ लेग्स एंड फीट। हम में से अधिकतर लोग चेहरे और हाथों के हाव भाव पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों और टांगों की स्थिति भी हमारे मन की गहराई में चल रही भावनाओं का सीधा संकेत देती है। यह अध्याय यही समझाता है कि कैसे व्यक्ति के पैर उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रकट करते हैं, चाहे वह घबराया हो, आत्मविश्वासी हो या किसी स्थिति से बचना चाह रहा हो। 1. बेचैनी का संकेत, रेस्टलेसनेस। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होता है या असहज महसूस करता है, तो यह भाव सबसे पहले उसके पैरों में दिखता है। उदाहरण: पैरों को बार बार हिलाना, मानसिक तनाव, चिंता या अधीरता का संकेत। पैरों की थाप देना, टैपिंग, बोरियत या जल्दी निकलने की चाह। जगह बदलते रहना, असमंजस या असुरक्षा की भावना। यह संकेत तब विशेष रूप से दिखाई देते हैं जब व्यक्ति अपने चेहरे या शब्दों से भावनाएं छिपा रहा हो, लेकिन उसके पैर उसकी असल स्थिति उजागर कर रहे होते हैं। 2. सुरक्षा और आत्मविश्वास का संकेत। पैरों की स्थिति व्यक्ति के आत्मविश्वास और मन की स्थिरता को भी दर्शाती है। उदाहरण:
पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना फैलाकर खड़ा होना यह दिखाता है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी है और नियंत्रण में है। दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाना यह स्थिरता और संतुलन का प्रतीक होता है। सीधे खड़े रहना और पैर जमीन पर टिके रहना दर्शाता है कि व्यक्ति आत्मनियंत्रित और स्पष्ट विचार वाला है। 3. बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव पोस्चर। जब व्यक्ति मानसिक रूप से असुरक्षित या सतर्क होता है तो वह पैरों को इस तरह रखता है जिससे वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। उदाहरण: पैरों को क्रॉस करना, बैठे बैठे टांग पर टांग चढ़ाना यह कई बार आत्मरक्षा या दूरी बनाए रखने का संकेत होता है। पैरों को शरीर के नीचे मोड़ लेना, झिझक, घबराहट या किसी नए माहौल में असहज महसूस करने का संकेत। किसी एक दिशा में पैर मोड़ना यह बताता है कि व्यक्ति बातचीत से बचना चाहता है या वहां से निकलना चाहता है। 4. बातचीत की दिशा में पैर मोड़ना या हटाना। पैरों की दिशा यह स्पष्ट कर सकती है कि व्यक्ति आपके साथ बातचीत में कितनी रुचि रखता है। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बात करते हुए अपने दोनों पैर आपकी ओर रखता है तो वह बातचीत में रुचि रखता है। लेकिन यदि उसके पैर दरवाजे की ओर हों या बाहर की दिशा में तो यह संकेत है कि वह बातचीत खत्म करना चाहता है या वहां से निकलना चाहता है। 5. एकदम स्थिर पैर। अगर किसी व्यक्ति के पैर एकदम जमे हुए और बिना हरकत के हैं तो इसका मतलब हो सकता है वह अत्यधिक सतर्क है। वह तनाव या डर में है और अपनी प्रतिक्रिया को दबा रहा है। वह फ्रीज स्थिति में है, यानी न भाग रहा है न लड़ रहा है। निष्कर्ष: पैरों की भाषा अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन यह व्यक्ति के भीतर छिपी भावनाओं का एक सच्चा और तटस्थ संकेत होती है। जब कोई अपने चेहरे और बोलचाल से भावनाएं छिपाने की कोशिश करता है तब भी उसके पैर अक्सर सच्चाई उजागर कर देते हैं। इस अध्याय के अनुसार यदि हम पैरों के इन संकेतों को समझना और पढ़ना सीख जाएं तो हम किसी व्यक्ति की असली मनोदशा, रुचि, घबराहट या इरादों को गहराई से पहचान सकते हैं। अध्याय 9: शरीर की मुद्रा और स्थिति, पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन। इस अध्याय में समझाया गया है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा, पोस्चर और स्थिति, पोजिशनिंग, न केवल उसके मानसिक और भावनात्मक अवस्था को प्रकट करती है बल्कि यह हमारे अवचेतन मन से सीधे जुड़ी होती है। चाहे वह बैठने का तरीका हो, खड़े रहने का तरीका हो, शरीर का झुकाव हो या किसी के साथ बातचीत के दौरान शरीर की दिशा, ये सभी बातें सामने वाले के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। 1. खुले बनाम रक्षात्मक संकेत, ओपन वर्सेस डिफेंसिव पोस्चर। खुली मुद्रा, ओपन पोस्चर। अगर व्यक्ति का सीना खुला हो, हाथ पैर फैले हों और वह सीधे सामने देख रहा हो तो इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वासी, सहज और संवाद के लिए तैयार है। यह मुद्रा ईमानदारी और खुलेपन की निशानी है। रक्षात्मक मुद्रा, डिफेंसिव पोस्चर। यदि व्यक्ति के हाथ सीने पर क्रॉस में हों या पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हों या शरीर थोड़ा पीछे झुका हो तो वह सुरक्षा, असहजता या असहमति दिखा सकता है। यह शरीर की रक्षा करने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। 2. आत्मविश्वास बनाम डर। सीधा खड़ा रहना या बैठना, सिर ऊपर, कंधे पीछे यह संकेत देता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है। झुका हुआ शरीर, झुका हुआ सिर या सिकुड़ा हुआ शरीर ये सब डर, असुरक्षा या शर्मिंदगी को दर्शाते हैं। उदाहरण: किसी साक्षात्कार, इंटरव्यू में उम्मीदवार अगर सीधा बैठा हो, खुली मुद्रा में हो तो वह आत्मविश्वासी प्रतीत होता है। वहीं अगर वह झुका हुआ या सिमटा हुआ बैठे तो वह नर्वस या अनिश्चित दिखाई देता है। 3. किसी की ओर झुकना बनाम दूर हटना। अगर कोई आपकी ओर झुकता है तो वह आपकी बात में रुचि ले रहा है। अगर कोई पीछे हटता है तो हो सकता है वह असहज महसूस कर रहा हो या किसी प्रकार की दूरी बनाए रखना चाहता हो। गतिविधि, एक्टिविटी। इस अध्याय के अंत में एक व्यवहार विश्लेषण अभ्यास दिया गया है। गतिविधि का उद्देश्य किसी व्यक्ति के बैठने और खड़े होने की मुद्रा को देखकर यह अनुमान लगाना कि वह कैसा महसूस कर रहा है, आत्मविश्वास, डर, खुलापन या संदेह। उदाहरण अभ्यास: अगली बार जब आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें तो ध्यान दें, क्या वह आपकी ओर झुक रहा है या दूर हो रहा है? उसके हाथ खुले हैं या क्रॉस में? वह कितनी बार मुद्रा बदलता है?
आप हर रोज किसी एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को 5 मिनट तक अवलोकित कर सकते हैं और फिर अनुमान लगाएं कि वह क्या महसूस कर रहा था। कुछ समय में आप दूसरों के मनोभावों को सहजता से पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। निष्कर्ष: शरीर की मुद्रा वह गूंगी भाषा है जो ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। इस अध्याय से आप यह समझ पाते हैं कि कैसे मात्र किसी की खड़े या बैठने की स्थिति से ही आप उनके आत्मविश्वास, असहजता या मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं। अध्याय 10: आवाज, द वॉइस। यह अध्याय इंसानी आवाज के उन पहलुओं की गहराई से पड़ताल करता है जो किसी के मन की स्थिति, भावना और इरादों को बिना शब्दों के भी प्रकट कर सकते हैं। शब्द तो कई बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आवाज का स्वर, टोन, गति, पेस, ऊंचाई, पिच और कंपन, वाइब्रेशन अक्सर सच्चाई बयान कर देते हैं। एक आस्वर, टोन। स्वर इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहा है। एक कठोर स्वर गुस्से या अधिकार जताने का संकेत हो सकता है, जबकि एक मुलायम स्वर सहानुभूति या शांत चित्त को दर्शाता है। 2. गति, पेस। बहुत तेज बोलना घबराहट या बेचैनी दिखा सकता है, वहीं बहुत धीरे बोलना आत्मविश्वास की कमी या उदासी का संकेत हो सकता है। समान गति से बात करना संतुलित मानसिक स्थिति को दर्शाता है। 3. ऊंचाई, पिच। जब कोई घबराया हुआ होता है या झूठ बोल रहा होता है, तो उसकी आवाज की ऊंचाई, पिच, अक्सर अचानक ऊपर चली जाती है। गहरे टोन की आवाज अक्सर स्थिरता और आत्मविश्वास का संकेत होती है। 4. जोर, उच्चता, वॉल्यूम। जोर से बोलना जरूरी नहीं कि आत्मविश्वास का संकेत हो, कभी-कभी यह आक्रोश या डर को छिपाने की कोशिश भी हो सकती है। वहीं धीमी आवाज शर्म या संकोच का परिचायक हो सकती है। 5. रुकावटें, पॉजेस। बातचीत के दौरान अचानक रुक जाना, हिचकिचाहट या झूठ की ओर इशारा कर सकता है। वहीं एक सहज प्रवाह ईमानदारी और स्पष्टता को दर्शाता है। 6. कंपन और सांसों का नियंत्रण। यदि व्यक्ति की आवाज में कंपन है या सांसें अनियमित हैं, तो वह घबराया हुआ या तनावग्रस्त हो सकता है। व्यवहारिक उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति आपकी बात पर हाँ कहे लेकिन उसकी आवाज दबे स्वर में हो और आंखों में संपर्क न हो, तो उसका हाँ केवल सामाजिक दबाव या झूठ भी हो सकता है। किसी नेता की तेज, स्पष्ट और नियंत्रित आवाज दर्शाती है कि वह मंच पर आत्मविश्वासी है। गतिविधि, एक्टिविटी। उद्देश्य: आवाज के संकेतों को पहचानने का अभ्यास करना। अभ्यास: एक किसी न्यूज रिपोर्टर या टीवी इंटरव्यू को म्यूट किए बिना सुने लेकिन स्क्रीन न देखें। 2. व्यक्ति की आवाज से यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि वह कैसा महसूस कर रहा है। क्या वह आत्मविश्वासी है? क्या वह गुस्से में है? क्या वह झूठ बोल रहा है? 3. अब स्क्रीन देखें और देखें कि आपकी अनुमान सही थे या नहीं। इस अभ्यास से आप दूसरों की भावनाओं को केवल आवाज के आधार पर समझने में निपुण बन सकते हैं। अध्याय 11: संवाद में दूरी, डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। यह अध्याय प्रोक्सेमिक्स यानी दूरी की भाषा को समझने में मदद करता है। इंसान जब किसी के साथ बातचीत करता है तो वह कितना पास या दूर खड़ा होता है, यह उसके भावनात्मक जुड़ाव, सामाजिक संबंध और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। एक दूरी के 4 स्तर, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार। निजी दूरी, इंटीमेट डिस्टेंस, 0 से 18 इंच तक। यह दूरी केवल करीबी लोगों जैसे जीवनसाथी, परिवार या बहुत अच्छे दोस्तों के साथ होती है। अगर कोई अजनबी इस क्षेत्र में घुसता है तो असहजता होती है। व्यक्तिगत दूरी, पर्सनल डिस्टेंस, 1.5 से 4 फीट। दोस्तों या सहकर्मियों के बीच आम बातचीत की यह दूरी होती है। इसमें अपनापन होता है, लेकिन थोड़ा निजी स्पेस भी बरकरार रहता है। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, 4 से 12 फीट। यह दूरी आमतौर पर औपचारिक मीटिंग्स, दुकानदारों, बॉस या नए लोगों से बातचीत में होती है। सार्वजनिक दूरी, पब्लिक डिस्टेंस, 12 फीट से अधिक। यह दूरी आमतौर पर भाषण, लेक्चर या सार्वजनिक मंचों पर होती है, जहां व्यक्ति श्रोता से शारीरिक रूप से बहुत दूर होता है। 2. दूरी का भावनात्मक संकेत। बहुत करीब आना। अपनापन, आत्मविश्वास या प्रभुत्व की भावना हो सकती है। लेकिन जब अजनबी बहुत करीब आता है,
तो यह घुसपैठ या आक्रामकता का भी संकेत हो सकता है। दूर रहना शर्म, डर, असहजता या अनौपचारिक संबंध को दर्शा सकता है। कभी कभी यह अविश्वास या झिझक का प्रतीक होता है। 3. संस्कृति का प्रभाव। हर संस्कृति में बातचीत के दौरान दूरी के नियम अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति में थोड़ा नज़दीक खड़े रहना सामान्य है, जबकि यूरोपीय या जापानी संस्कृति में ज्यादा दूरी रखना सम्मानजनक माना जाता है। गतिविधि। व्यवहार परखने की क्रिया। अगले कुछ दिनों तक जब भी आप किसी से बात करें तो यह नोट करें, वे कितनी दूरी पर खड़े हैं। क्या आप उस दूरी में सहज महसूस कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई कदम आगे या पीछे लिया? क्या दूरी उनकी बातों से मेल खा रही थी? इस अभ्यास से आप यह समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कैसा संबंध महसूस करता है और कौन सी परिस्थिति में लोग अपनी दूरी बदलते हैं। अध्याय 12। शरीर की नकल करना। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। यह अध्याय एक बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे मिररिंग कहा जाता है। जब दो लोग आपसी बातचीत में इतने सहज और जुड़े हुए होते हैं कि वे एक दूसरे की शारीरिक मुद्राओं, इशारों और हाव भाव की अनजाने में नकल करने लगते हैं, तो यह अचेतन स्तर पर बनी सामंजस्यता को दर्शाता है। शरीर की नकल क्या है? शरीर की नकल का अर्थ है सामने वाला व्यक्ति जैसे बैठे, आप भी वैसा ही बैठें। वह जिस अंदाज में हाथ चलाता है, कुछ ही समय बाद आप भी उसी अंदाज में हिलते हैं। अगर वह पैर क्रॉस करके बैठा है, तो आप भी वही करते हैं। यह नकल जानबूझकर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स के कारण होती है, जो दूसरे के व्यवहार की प्रतिलिपि करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों होती है नकल? यह दर्शाता है कि दिमागी और भावनात्मक तालमेल बन चुका है। यह विश्वास, अपनापन और सामंजस्य का संकेत है। यह भी दिखाता है कि आप बातचीत में रुचि ले रहे हैं और आप दोनों के बीच कोई असुरक्षा या दूरी नहीं है। नकल के उदाहरण। दोनों लोग एक ही मुद्रा में बैठे हैं, जुड़ाव और सहजता। एक हंसता है और दूसरा तुरंत मुस्कुरा देता है, भावनात्मक सामंजस्य। हाथ, पैर या सिर हिलाने की गति और दिशा समान होती है, अवचेतन रूप से तालमेल। यह कब सकारात्मक और कब नकारात्मक हो सकता है? सकारात्मक। बातचीत में आपसी समझ और भरोसे का संकेत। बिक्री, नेतृत्व, परामर्श जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने का तरीका। नकारात्मक। अगर कोई जानबूझकर आपकी नकल कर रहा है, तो वह आपको प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकती है। कभी कभी यह मजाक उड़ाने या अनादर का भी इशारा हो सकता है, अगर वह उपहास के रूप में हो। गतिविधि, एक्टिविटी। एक अभ्यास करें। किसी मित्र या परिवारजन के साथ 2 से 3 मिनट बात करें और उनकी शारीरिक भाषा की नकल करने की कोशिश करें। फिर देखें कि बातचीत कितनी सहज हो जाती है। 2. अवलोकन करें। किसी कैफे, पार्क या मीटिंग में 2 लोगों को देखें, क्या वे एक जैसे बैठते हैं? क्या उनकी मुस्कुराहट या सिर हिलाना एक जैसा है? निष्कर्ष। शरीर की नकल करना एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है कि 2 लोग मानसिक रूप से जुड़ रहे हैं। यह न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि पेशेवर दुनिया में प्रभावी संवाद के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अगर आप इसे जानबूझकर और सच्चे मन से उपयोग करते हैं, तो आप विश्वास और तालमेल बनाने में माहिर बन सकते हैं। अध्याय 13। स्पर्श, टच। स्पर्श एक शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ गैर-मौखिक संप्रेषण, नॉनवर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। यह न सिर्फ हमारी भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि रिश्तों की प्रकृति, गहराई और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी प्रकट करता है। स्पर्श के प्रकार और उनके अर्थ। एक स्नेहपूर्ण स्पर्श, अफेक्शनेट टच, जैसे कंधे पर हाथ रखना, गले लगाना, सिर पर हाथ फेरना। यह अपनापन, देखभाल, सहारा और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत होता है। उदाहरण, कोई दोस्त उदास हो और आप उसका कंधा थपथपा दें, तो वह सांत्वना का संकेत होता है। 2. आधिकारिक या नियंत्रक स्पर्श, डोमिनेंट कंट्रोलिंग टच, जैसे बातचीत के दौरान हाथ पकड़ना, कमर से पकड़ना, हाथ खींचना। यह शक्ति, नियंत्रण या वर्चस्व दिखाने के संकेत हो सकते हैं।
ऑफिस या सत्ता संबंधों में अक्सर ऐसे स्पर्श देखे जाते हैं। 3 अनौपचारिक स्पर्श, कैजुअल टच। हाथ मिलाना, हैंडशेक, पीठ थपथपाना। यह व्यावसायिक, दोस्ताना या औपचारिक संबंधों का हिस्सा होता है। अगर हाथ मिलाते समय दबाव ज्यादा हो या बहुत ढीला हो, तो इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास या झिझक झलक सकता है। 4 उत्तेजित या तनावपूर्ण स्पर्श, नर्वस टच। जैसे कोई व्यक्ति बार बार खुद को छूता है, हाथ मलना, गर्दन रगड़ना, उंगलियां चटकाना। यह बेचैनी, झिझक या तनाव के संकेत हो सकते हैं। 5 अवांछित या असहज स्पर्श, अनवांटेड टच। यदि कोई बिना सहमति के छुए या बहुत नजदीक आने लगे, यह असहजता, आक्रोश या असुरक्षा का कारण बन सकता है। संदर्भ का महत्व, कॉन्टेक्स्ट इज की। एक ही स्पर्श का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग हो सकता है। उदाहरण, पीठ पर हल्की थपथपाहट दोस्ती में समर्थन दर्शाती है, लेकिन ऑफिस में वरिष्ठ द्वारा वही इशारा अनुचित लग सकता है। सांस्कृतिक अंतर। कुछ संस्कृतियों में स्पर्श को सहज माना जाता है, जैसे इटली, स्पेन, जबकि कुछ में यह सीमित होता है, जैसे जापान, भारत के कई हिस्से। इसलिए स्पर्श को समझने में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। गतिविधि सुझाव। स्पर्श और प्रतिक्रिया का निरीक्षण करें। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो देखें कि वे कैसे स्पर्श करते हैं, क्या वे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं या दूर रहते हैं। 2 उनके स्पर्श से आपको क्या भावना हुई? क्या वह समर्थन था, असहजता या अपनापन? 3 अपनी प्रतिक्रिया को नोट करें, आपने उसे कैसे महसूस किया और क्या आपने प्रतिक्रिया दी? निष्कर्ष। स्पर्श केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, यह एक शक्तिशाली भावनात्मक भाषा है जो हमारे शब्दों से पहले बोलती है। यदि हम इसे ध्यानपूर्वक समझना सीख जाएं, तो हम किसी के मन की स्थिति, उनके इरादों और रिश्तों की गहराई को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अध्याय 14, पैरालिंग्विस्टिक संकेत, पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक संकेत, पैरालिंग्विस्टिक क्यूज, वो सूक्ष्म संकेत होते हैं जो शब्दों के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत में बहुत गहराई से प्रभाव डालते हैं। ये संकेत व्यक्ति के वास्तविक मनोभाव, तनाव स्तर, आत्मविश्वास या असहजता को प्रकट करते हैं, बिना कुछ बोले। क्या हैं पैरालिंग्विस्टिक संकेत? ये संकेत हमारी आवाज की गति, स्वर, ठहराव, सांसों की गहराई और चुप्पी जैसे पहलुओं में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बोल रहा हो, यह घबराहट या उत्साह दिखा सकता है। अचानक लंबी चुप्पी असहजता या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। भारी सांसें थकान, तनाव या चिंता का इशारा हो सकता है। मुख्य संकेत और उनका अर्थ। संकेत संभावित अर्थ। तेज बोलना घबराहट, उत्साह, दबाव में होना। धीरे बोलना आत्मविश्वास, थकावट, नियंत्रण। बार बार रुकना सोच में पड़ना, झूठ बोलने की संभावना। सांसों की गति बदलना भावनात्मक उत्तेजना, तनाव। अचानक चुप हो जाना असहजता, अपराधबोध, संदेह। आवाज में कंपन या हिचकिचाहट आत्मविश्वास की कमी, डर। पैरालिंग्विस्टिक संकेत क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये संकेत उस समय सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कुछ छुपा रहा होता है। जब शब्द और शरीर भाषा मेल नहीं खाते, तब यही पैरालिंग्विस्टिक संकेत सच्चाई का पता देते हैं। उदाहरण, यदि कोई कह रहा है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी, सांसें भारी और आंखें नीचे झुकी हैं, तो समझिए कि वो वाकई ठीक नहीं है। गतिविधि। क्रिया। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, उनकी आवाज की गति, ठहराव, सांसों की आवाज और चुप्पियों पर ध्यान दीजिए। क्या वे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं? कहीं वे कुछ कहते हुए अचानक रुक तो नहीं गए? क्या उनकी आवाज पहले से अलग महसूस हो रही है? इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने से आप बातचीत के पीछे की असली भावनाओं को बेहतर समझ सकेंगे। अध्याय 15, मन नियंत्रण और आत्मरक्षा। माइंड कंट्रोल एंड हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। यह अध्याय हमारे मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। यह बताता है कि कैसे कुछ लोग शब्दों, हाव भावों या भावनात्मक तकनीकों का प्रयोग करके दूसरों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और हम कैसे इनसे सतर्क रह सकते हैं। 1. मन नियंत्रण, माइंड कंट्रोल,
क्या होता है? मन नियंत्रण का अर्थ है किसी व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता या भावनाओं को इस तरह प्रभावित करना कि वह अनजाने में दूसरे के अनुसार सोचने या कार्य करने लगे। यह कई तरीकों से हो सकता है। गिल्ट ट्रिपिंग आपको अपराधबोध दिलाकर मनचाहा काम करवाना। गैसलाइटिंग किसी को उसकी सोच या यथार्थ पर शक करवा देना। भावनात्मक दबाव, जैसे जोर देकर, रोकर या चिल्लाकर अपनी बात मनवाना। डर या धमकी, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष डर दिखाकर नियंत्रण पाना। 2. कैसे पहचाने कि कोई आपका मानसिक नियंत्रण कर रहा है? क्या आपको बार बार दोषी महसूस कराया जा रहा है? क्या आप अपनी बात कहने में झिझकते हैं? क्या आपको अपनी सोच पर ही संदेह होने लगा है? क्या आप किसी व्यक्ति के सामने कमजोर महसूस करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो संभव है कि मानसिक दबाव या नियंत्रण की कोशिश हो रही है। 3. आत्मरक्षा कैसे करें? एक अमानसिक जागरूकता। सबसे पहला कदम है यह समझना कि आप पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आपकी भावनाएं और निर्णय आपके अपने हैं। 2. सीमाएं तय करना, सेट बाउंड्रीज। अगर कोई बार बार आपकी सोच या व्यवहार में दखल दे रहा है, तो स्पष्ट रूप से कहें, मुझे इस विषय पर अपनी सोच रखने का अधिकार है। 3. ना कहना सीखें। हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं। आत्मरक्षा का एक अहम तरीका है विनम्र लेकिन दृढ़ तरीके से मना करना। 4. समर्थन प्राप्त करें। विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या पेशेवर काउंसलर से बात करें। मानसिक दबाव अकेले झेलना खतरनाक हो सकता है। 5. शरीर की भाषा का प्रयोग। आपकी मुद्रा, आंखों का संपर्क, आवाज की स्पष्टता, यह सब आपकी आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। ये संकेत दूसरों को बताते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। गतिविधि, मन पर नियंत्रण और आत्मरक्षा का अभ्यास। एक स्थिति सोचें जब किसी ने आपको दोषी महसूस कराया हो। उस वक्त आपने क्या प्रतिक्रिया दी? फिर सोचें कि आप और बेहतर प्रतिक्रिया कैसे दे सकते थे। 2. अभ्यास करें ना कहने के 3 तरीके। मैं अभी यह नहीं कर सकता। यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मैं इस पर सोचूंगा, पर अभी नहीं। 3. हर दिन एक बार आईने के सामने खुद से कहें, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, कोई और नहीं। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। आज के समय में जब लोग सूक्ष्म तरीकों से प्रभाव डालते हैं, वहां मानसिक मजबूती ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सीमाओं को पहचानें और दूसरों की मानसिक चालों से सतर्क रहें। अध्याय 16, चालाक लोगों से निपटना। मैनिपुलेशन एंड डीलिंग विद मैनिपुलेटर्स। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कुछ लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए चुपचाप, बिना सीधे टकराव के, मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे चालाकी से शब्दों, इशारों, व्यवहार या भावनात्मक दबाव का उपयोग करके सामने वाले की सोच, निर्णय या प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक चालाक व्यवहार की पहचान। ये लोग अत्यधिक विनम्र, ज्यादा सहमत या हमेशा समर्थन जताने वाले हो सकते हैं, ताकि आप उन पर भरोसा करने लगें। वे आपकी बातों को बार बार दोहराकर आपको लगेगा कि वो आपको अच्छी तरह समझते हैं। कभी कभी ये लोग गिल्ट ट्रिप या डर का माहौल बनाते हैं, जैसे अगर आपने यह नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। 2. इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? किसी निर्णय को प्रभावित करना, जैसे कि आप उनके पक्ष में वोट करें। आर्थिक या भावनात्मक लाभ लेना। किसी की निजी जानकारी लेना। खुद को श्रेष्ठ या ताकतवर साबित करना। 3. इनसे निपटने के उपाय। ध्यान रखें कि आपकी सीमाएं क्या हैं। यदि कोई बार बार उन्हें पार करता है तो सतर्क हो जाइए। ऐसे लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उनकी बातों को हमेशा तथ्यों और तर्क के आधार पर जांचें, केवल भावना से नहीं। यदि संभव हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से राय लें कि सामने वाला व्यक्ति आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। 4. अपने मनोबल को बनाए रखें। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को मजबूत करें, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। माइंडफुलनेस या ध्यान जैसे अभ्यास आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे।
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, इससे आपका मन मजबूत रहेगा। व्यायाम बटा अभ्यास। सत्य बनाम चालाकी की सूची बनाएं। हाल ही में जिन 3 लोगों से आपने गहराई से बातचीत की, उनके व्यवहार का विश्लेषण करें। 1 उन्होंने आपकी भावनाओं पर असर डालने की कोशिश की क्या? 2 उन्होंने कोई फैसला आपसे करवाने की कोशिश की क्या? 3 उनके शब्द और हाव भाव क्या मेल खाते थे? यदि हाँ, तो उन्हें पहचानिए और अगली बार उनके साथ बातचीत करते समय सचेत रहिए। यह अध्याय स्वस्थ मानसिक सीमाएं बनाना, दूसरों के प्रभाव से बचना और आत्मसम्मान को बनाए रखना सिखाता है, ताकि आप समाज में सुरक्षित और संतुलित रूप से रह सकें। अध्याय 17 झूठ पकड़ना और धोखे की पहचान करना। डिटेक्टिंग लाइंग एंड डिसेप्शन। यह अध्याय मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान की एक अत्यंत रोचक और उपयोगी शाखा से संबंधित है, जिसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से गहरा है। झूठ और धोखे को कैसे पहचानें? 1 झूठ के मौखिक संकेत, वर्बल क्यूज। झूठ बोलने वाले लोग अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो सतर्क व्यक्ति पहचान सकता है। अस्पष्टता, वीकनेस। झूठ बोलने वाले अक्सर बात को गोलमोल रखते हैं, उदाहरण नहीं देते और ठोस विवरण से बचते हैं। उदाहरण, कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक से याद नहीं। दोहराव, रेपिटिशन। वे बार बार वही बात दोहराते हैं, जैसे मानो खुद को या सामने वाले को मनवा रहे हों। उदाहरण, मैंने सच में कुछ नहीं किया। सच में। सच में नहीं। बिना मांगे अधिक जानकारी, टू मच इन्फॉर्मेशन। कई बार झूठ छुपाने के लिए व्यक्ति बहुत सारी गैरजरूरी जानकारी देने लगता है ताकि भरोसा जम सके। रक्षात्मक भाषा, डिफेंसिवनेस। सीधा सवाल पूछने पर व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है या सवाल करने वाले पर ही आरोप लगाने लगता है। 2 शारीरिक संकेत, नॉन वर्बल क्यूज। शरीर की भाषा अक्सर व्यक्ति की सच्चाई या झूठ को उजागर कर देती है। आंखों से बचना या अत्यधिक संपर्क, आई मूवमेंट। झूठा व्यक्ति अक्सर आंख मिलाने से बचता है या अत्यधिक आंखें मिलाकर यह जताने की कोशिश करता है कि वह सच्चा है। चेहरे पर बनावटी हंसी, फेक स्माइल। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे की हंसी में आंखें नहीं हंसती। असली मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। हाथों की बेचैनी। बार बार नाक या मुंह छूना, बालों से खेलना या हाथों को छिपाना, यह सभी झूठ के संकेत हो सकते हैं। जवाब में देरी, रिस्पॉन्स डिले। अगर व्यक्ति जवाब देने से पहले रुकता है तो वह मन में झूठ गढ़ रहा हो सकता है। 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना। झूठ बोलने पर मस्तिष्क को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति को कल्पना करनी होती है, तथ्यों को छिपाना होता है और सामने वाले की प्रतिक्रिया भी समझनी होती है। इससे आवाज में कंपन आ सकता है, चेहरे की रंगत बदल सकती है, लाल या पीला पड़ना, या पसीना आ सकता है। 4 अभ्यास व्यायाम, एक्टिविटी। झूठ और सच का अभ्यास। किसी मित्र या परिवारजन से यह खेल खेलें। उन्हें 3 बातें बताने के लिए कहें, 2 सच और 1 झूठ। आपको उनके शब्दों और शरीर की भाषा के आधार पर यह पहचानना है कि कौन सी बात झूठ है। इससे आप संकेतों की पहचान में कुशल हो सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि झूठ को पकड़ा जा सकता है अगर हम सतर्क रहें और व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके और सामान्य व्यवहार का विश्लेषण करें। सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि बोलने के ढंग, चेहरे के भाव और शारीरिक हावभाव पर भी ध्यान दें। यह कौशल जीवन के कई क्षेत्रों में, जैसे रिश्तों, नौकरी, व्यापार या बच्चों के पालन पोषण में बेहद उपयोगी है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। यह पूरा पाठ्यक्रम या पुस्तक मानव व्यवहार, हाव भाव और संवाद के सूक्ष्म संकेतों को समझने की कला सिखाता है। इसका उद्देश्य केवल दूसरों के हाव भाव पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की समझ और आत्मजागरूकता को भी बढ़ाना है। 1. व्यवहार पढ़ना, एक उपयोगी कौशल। दूसरों के हाव भाव, बोलचाल और अनकहे संकेतों को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका इरादा क्या हो सकता है और किस हद तक वे अपने शब्दों के प्रति सच्चे हैं।
जैसे किसी का बार बार आंखें चुराना यह संकेत दे सकता है कि वह असहज है या झूठ बोल रहा है। 2. स्वयं की समझ विकसित करना। जब हम दूसरों का व्यवहार ध्यान से पढ़ना सीखते हैं तो हम अनजाने में खुद के व्यवहार को भी सुधारने लगते हैं। हम अपनी मुद्रा, बोलने का तरीका और प्रतिक्रिया देने के ढंग पर ध्यान देने लगते हैं। यह आत्मजागरूकता हमें ज्यादा प्रभावशाली, संवेदनशील और संतुलित व्यक्ति बनाती है। 3. संवेदनशील और सामाजिक बनने की दिशा में। जब हम किसी की चुप्पी, नजरें चुराना या दूरी बनाने को सही ढंग से समझते हैं तो हम उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इससे रिश्तों में समझ और सहानुभूति बढ़ती है। हम आक्रामक या रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय संयम और समझदारी से पेश आने लगते हैं। 4. धोखे और चालाकी से बचाव। यह ज्ञान हमें ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने में मदद करता है जो झूठ, चालाकी या मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। हम उनके पैरालिंग्विस्टिक संकेत, शब्दों की अस्पष्टता और शारीरिक भाषा से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका व्यवहार नकली है या सच्चा। इससे आत्मरक्षा और मानसिक दृढ़ता आती है। 5. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लाभ। चाहे वह रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या सामाजिक परिस्थितियां, व्यवहार समझने की कला हर जगह फायदेमंद है। यह हमें एक अच्छे लीडर, संवादी, मित्र और साथी बनने में मदद करती है। निष्कर्ष। दूसरों के व्यवहार को समझना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक आत्मविकास की प्रक्रिया है। यह हमें अधिक सचेत, संवेदनशील और सशक्त बनाता है, दूसरों को बेहतर समझने और खुद को भी बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे दिलचस्प कौन सी तकनीक लगी। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार आपसे कुछ भी मिस न हो। याद रखिए, दूसरों को समझना अपने जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद।